नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन आप सभी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, एलटी जीआईसी और लेक्चरर जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स का जो है वो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। इस समय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह नियमित रूप से लेके उपस्थित होता हूँ। चलिए, ऑडियो वीडियो यदि सब कुछ आप लोगों को क्लियर है तो एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकें। चलें, आप सभी को पता है कि 9:15 बजे की जो आपकी नागरिक शास्त्र की क्लास होती है या आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी जीआईसी, लेक्चरर जीआईसी, बीपीएससी टीआरई 4.0 और आपके यूजीसी नेट के लिए होती है। इसमें नियमित रूप से हम लोग जो है वो आपके सिलेबस से संबंधित प्रश्नों को लेकर नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार तेजी से आप लोग चलें। ओके है, चित्रा पाठक जी कह रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी के बैचेस के संदर्भ में। तो जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आपके जो है वो लेक्चरर जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए जो है वो सेपरेट बैच लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें यदि हम एलटी और जीआईसी लेक्चरर के बैच की बात करेंगे तो इसमें आप सभी लोगों को जो एडिशनल चीजें आपके जो है वो सभी बैचेज में आपके कंप्लीट कोर्स को जो है वो इसमें पूरा किया जाएगा। जिसमें इन दो बैचेज की यदि बात करें तो चूंकि इन दोनों परीक्षाओं का पैटर्न जो है वो अलग है। इसमें आप लोगों की मेंस की जो परीक्षा होगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, इसलिए इस बैच में आपको कुछ एडिशनल फीचर भी मिलेंगे। इसमें सारे बैचेज में आपको जो है वो लाइव लेक्चर क्लासेस मिलेंगे। साथ में आपको सभी बैचेज में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। मॉडल आंसर जो है केवल इन्हीं दोनों बैच में मिलेगा। एलटी और माफ करिएगा, टीजीटी और पीजीटी में जो है यदि आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को मॉडल आंसर करा दूंगा, क्योंकि अगली वैकेंसी जो आप लोगों को मिलने वाली है, उम्मीद है कि उसमें भी आप लोगों को आंसर लिखना पड़े। तो आप लोग यदि चाहेंगे तो उसमें भी आपको मॉडल आंसर करा दिया जाएगा। अन्यथा आपको इन दोनों बैच में तो आवश्यक रूप से मॉडल आंसर मिलेगा। आंसर राइटिंग के लिए अलग से आपको सेशन कराऊंगा, जिसमें आपको आंसर राइटिंग प्रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। आंसर राइटिंग एक दिन में सीखने वाली विधि नहीं है या एक दिन में सीखने वाली कोई चीज नहीं है। यह नियमित अभ्यास से और जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, जो उसके स्टेप्स होते हैं, उसके नॉलेज रखने से जो है ये संबंधित होता है। और इसको सीखने में जो है वो 3-4 महीने का समय लगेगा। आप जब नियमित रूप से जो है अभ्यास करेंगे और अपने पूरे एक प्रश्न पत्र को लिखने का प्रयास करेंगे 2 से 3 महीने तक, तब जाके आप आंसर राइटिंग में दक्ष होंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा। सारे बैचेस की जो वैलिडिटी है वो आप सभी के लिए लाइफ टाइम जो है वो रखी गई है। तो एक बार आप बैच को परचेज करेंगे, जब भी आप चाहें तब आप उस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, उससे संबंधित क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इन बैचेस से संबंधित यदि कोई आप सभी को जानकारी चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आगे बात करेंगे। कुछ लोगों का जो है वो कहना था कि सर केवल मेंस के लिए आंसर राइटिंग बैच करा दीजिए। तो आप सभी के लिए आर्कल ऑफ आंसर राइटिंग बैच जो है वो शुरू कराया गया है, जिसमें आपको डेली मॉडल आंसर कराया जाएगा, आपकी लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी आंसर राइटिंग की। जो भी आपके आंसर में कमियां होंगी, आपके कॉपी की एनालिसिस होगी और उसके बाद आपको आपकी कमियों को जो है वो आपको बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। साथ में आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग जो है वो आवश्यक रूप से सिखाया जाएगा कि कोई भी प्रश्न जब आप पढ़ें तो आप उसका एक फ्रेम बना लें कि हमको आंसर में क्या लिखना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खास करके जब लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षा को करा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तब आपको जो है आंसर राइटिंग में दक्ष बनना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि यह आयोग जो है पहले से पीसीएस और आरओ जैसी विभिन्न परीक्षाओं के मेंस की कॉपियां जो है वो जांचता रहा है। तो आप यदि सोचें कि जैसे ग्रेजुएशन में आंसर लिख के हमको नंबर मिल गया, वैसे इसमें यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। आपको लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझना होगा, लोक सेवा आयोग के आंसर राइटिंग स्किल को जो है डेवलप करना होगा, तभी आप आंसर राइटिंग जो है कर पाएंगे। यह भी बैच आपको जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा।
इसके बारे में भी यदि कोई भी जानकारी चाहिए या डेमो क्लास चाहिए तो आप इसी नंबर पे संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी और डेमो क्लास इसी नंबर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। साथ ही जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1 जो है अवेलेबल है। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी राजनीतिक सिद्धांत एवं आपके प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत एवं से संबंधित महत्वपूर्ण कथन जो उसके पक्ष और विपक्ष में है, आपको टॉपिक वाइज जो है वो कथनों का संग्रह इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। प्रत्येक सिद्धांत एवं से संबंधित पुस्तकों का विस्तृत विवरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रत्येक सिद्धांत एवं से संबंधित विचारकों का परिचय, ये कुछ मुख्य फीचर है इस पुस्तक के जो आपकी परीक्षा के लिए जो है वो बहुत ही अनिवार्य होते हैं। साथ ही आपको प्रत्येक अध्याय में जो है वो तुलनात्मक तालिकाएं मिलेंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेंगी ही करेंगी, आपकी प्री परीक्षा के लिए और आपके मेंस के आंसर को लिखने के लिए आपको तथ्य उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारे जो है वो फीचर से या लैस पुस्तक है, आपके एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जिन लोगों ने इस पुस्तक को लिया है वो लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करें। आप लोग अपना फीडबैक शेयर नहीं करते हैं तो यह आप लोगों से निवेदन है। आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद से आपकी जितनी सारी शंकाएं होंगी, मेरा मानना है कि आपकी शंकाओं का समाधान इसके माध्यम से हो सकता है। जो लोग इस पुस्तक का डेमो देखना चाहते हैं वो लोग केवल 700-770-1847 इस नंबर पे आप अपना नाम और बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। बस इतना आप लिख दीजिए, बुक और अपना नाम व्हाट्सएप करिए, आपको पुस्तक का डेमो उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो लोग डेमो प्राप्त कर चुके हैं और उनको पुस्तक प्राप्त करना है, आप सभी को पता है कि पुस्तक कुरियर के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए आपको जो है एक फॉर्मेट में अपना पता लिखना होगा जिसमें सबसे पहले आपका नाम, आपके घर का पता, आपके एरिया का पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर, इसी फॉर्मेट में आप अपना पता लिखेंगे और मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। जैसे ही आपका पता मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आ जाएगा, वैसे ही आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर पुस्तक आपके घर पे होगी। तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं यथाशीघ्र। आप लोग लेके अपनी तैयारी को जो है वो पुख्ता करिए। अब चलेंगे आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रश्नों का उत्तर जो है अनुच्छेद सहित करने का प्रयास करें, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। किसी एक विकल्प को चुनिएगा। बी और सी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। चलेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? बढ़िया। तो भैया सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यह संयुक्त अधिवेशन होता कब है। तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद जो है वो प्रथम सत्र आरंभ होने के या पहले साल की बात करेंगे तो वहां पे जो है जब प्रथम सत्र आरंभ होता है तो उसमें पहला जो अभिभाषण होता है या जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 करता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद से, देखिए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने की बात आई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 108 की। यदि किसी विधेयक पे जो है वो असहमति होती है और ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है तो ध्यान रखिएगा इस समय जो सदन है उसकी अध्यक्षता जो है आपके लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और यदि संबोधन की बात आएगी तो संबोधन हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा। आर्टिकल 87 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है? 108 नहीं, अनुच्छेद 87। जब संयुक्त अधिवेशन की बात आए तो अनुच्छेद 87 के तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपको दिया है कि स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? महाभियोग प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर, समान मत आने पर। चारों में से किसी एक को चुनिए और उत्तर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप जितने सारे लोग वीडियो देखते हैं या बाद में भी जो लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। यदि मेरे प्रयास में कोई कमी है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करने का जो है वो प्रयास करूंगा। चलिए, निर्णायक मत के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चलिए, तो निर्णायक मत, ठीक है, जब सदन में वोटिंग होती है और वोट जो है वो दोनों पक्षों के समान यदि हो जाए। समान का मतलब क्या है? बराबर। ऐसी स्थिति में जो है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 100 सब आर्टिकल 1 के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 100 सब आर्टिकल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जब बराबर मत हो जाएंगे तभी जो है स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा स्पीकर अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल और केवल जो है निर्णायक मत की स्थिति में, जब निर्णायक मत देना हो, मतों का जो दोनों तरफ के जो मत हैं वो बराबर हो जाए, तब अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत जो है आपको निर्णायक मत समान मत आने की स्थिति में जो है वो करना होता है। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है और 4 बार दिया है। अनुच्छेद सहित उत्तर करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद बताइए, ऐसे बी आंसर सब लोग कर देंगे। सब लोग बता देंगे कि वर्ष में 2 बार होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन किस अनुच्छेद या आर्टिकल में कहा गया है? मेरा संविधान का सेशन कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके आर्टिकल तैयार हो जाएं। यदि आपके आर्टिकल तैयार नहीं है भैया, और प्रश्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, पारंपरिक प्रश्न जो है वो नहीं पूछा गया, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप लोग आर्टिकल जो है तैयार करिए। आर्टिकल है आपका आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1, जिसमें जो है वो कहा गया है कि जो है वो संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होगी और 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है इसमें। तो उत्तर आपका जो है वो बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 83, 84, 90 या 91? राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती किस अनुच्छेद में कहा गया है? चल, बहुत बढ़िया। ए और बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 83 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा के संदर्भ में जो है वो आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा, इसमें जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्य, इनका कार्यकाल कार्यकाल कितने दिन का होता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। पहली चीज। दूसरी, अब यह विघटित नहीं होगी कभी भी, तो इसके जो है वो प्रत्येक वर्ष आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पे, यानी 1/3 जो सदस्य हैं प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं भैया? रिटायर होते हैं। और इतने ही सदस्य जितने रिटायर होते हैं उतने ही सदस्य जो है वो चुन के चले आते हैं। तो कार्यकाल ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका जो है वो किसके लिए सही होगा? आर्टिकल 83 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर घंटा, शून्यकाल चर्चा। जी बिल्कुल आकाश जी। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चल, तो ध्यान रखेंगे संसद की जो बैठक होती है इसमें प्रतिदिन जो पहला घंटा होता है यानी प्रथम घंटा जो होता है, जिसे जो है हम लोग प्रश्नकाल के रूप में जानते हैं। प्रश्नकाल में जो है आपसे मंत्रियों से जो है किसी तात्कालिक समस्या, तात्कालिक समस्या, ठीक है, किसी लोक महत्व के विषय से संबंधित जो है प्रश्न पूछने के लिए पहला घंटा जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसे प्रश्नकाल या प्रश्नोत्तर काल भी कहा जाता है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो शून्यकाल का समय, अभी शून्यकाल से भी संबंधित प्रश्न आएगा तो उस पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करना उचित नहीं। अगला जो प्रश्न आपको दिया है वह दिया है संसद में शून्यकाल का अर्थ है। आपको बताना है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, माफ करिएगा, संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय, कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। चारों में से किसी एक को आपको चुनना है और तेजी से उत्तर करना है शून्यकालीय। चलें भैया। तो आप सभी लोगों का उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए आएगा। प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि को जो है वो शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल कहने का कारण क्या है? क्योंकि अब 12 बजे शुरू होता है, दोपहर में 12 बजे इसकी शुरुआत होती है और 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल जो है वो कहा जाता है। प्रश्नकाल से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लीजिए। प्रश्नकाल में जो है लोकहित से महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन भी प्रश्नों को पूछा जाना है उसकी सूचना जो है वो सदन को 10 बजे के पूर्व, 10 बजे के पूर्व देनी होती है। तो ध्यान रखेंगे पहली चीज, शून्यकाल में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप सभी से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम, अधिकतम इसमें 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी शून्यकाल में 20 प्रश्न जो है वो रखे जा सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और प्रश्नों को पूछने की अनुमति 10 बजे के पूर्व जो है वो जिस सदन को पूछना है उसको लेना पड़ता है। शून्यकाल जो नाम है यह शून्यकाल भारत की ही देन है और इसे जो है वो मीडिया के द्वारा जो है वो दिया गया था शून्यकाल, इस प्रश्नोत्तर काल को, जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों को जिसे 10 बजे के पहले सूचीबद्ध कराया जाता था और उसे पूछा जाता था। 20 राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को पूछने का प्रावधान था और इस काल को जो है वो मीडिया ने शून्यकाल कहा था क्योंकि 12 बजे यह प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संबंधित मंत्री।
चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की कार्यवाही को आपने कभी भी यदि देखा हो तो लोकसभा में भारतीय संविधान का पहले एक अनुच्छेद समझ लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद है 93, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो है वो सदन की कार्यवाही जो है वो सदन जो क्या करेगा, यथाशीघ्र अपने लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस लिए होता है भैया? सदन में कोई समस्या ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई विवाद ना हो, क्योंकि यदि किसी मंत्री से, किसी व्यक्ति से जो है वो प्रश्न सीधे यदि पूछा जाएगा, ठीक है, या आप सब भी देखते हैं कि कई बार जो है वो कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, तो कोई आहत न हो, इसके लिए जो है वो कहा गया आर्टिकल 93 में कि सदन जो है अपने लिए यथाशीघ्र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगा, इन दोनों की अध्यक्षता में। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, अन्यथा सामान्यतः अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है। और कोई भी बात जो संबोधित की जाती है वो अध्यक्ष को करके बात सदन में की जाती है। तो आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे, आर्टिकल 93 ध्यान रखेंगे। यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तेजी से उत्तर करिएगा। सदन का सत्रावसान। आकाश जी कह रहे हैं सामान्यतः उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है, यह परंपरा है, ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है कहीं पर। अनुच्छेद बताइए। आप लोग सब लोग राष्ट्रपति के लिए कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है सबका उत्तर जो है राष्ट्रपति के लिए आएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जो है सदन को आहूत करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए, भारतीय संविधान में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद है जिसे आप लोग आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85 के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन को आहूत कर सकता है, आहूत करने की शक्ति, सत्रावसान करने की शक्ति, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सत्रावसान करने की शक्ति, या लोकसभा को, ध्यान रखेंगे, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति, विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 है, इसमें कौन कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? किसी भी सदन को, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, उसे आहूत कर सकता है, किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, साथ में लोकसभा का विघटन भी इसी अनुच्छेद के तहत आता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85, माफ करिएगा, राष्ट्रपति तो सबको पता है। अगला प्रश्न दिया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर तेजी से करेंगे, यदि धन विधेयक को लेके मतभेद है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? चलें, उपासना जी, वीरेंद्र कुमार जी, नेहा जी, नगीना जी का उत्तर आ रहा है सी विकल्प के लिए। बाकी लोग भी उत्तर करेंगे, चित्रा पाठक जी का भी उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें,
सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। राज्यसभा सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। आप सभी को पता है कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। लोकसभा जो है वो धन विधेयक को पारित करके जो है वो राज्यसभा को भेजती है, राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन का समय दिया जाता है। इस 14 दिन में राज्यसभा को करना क्या है, राज्यसभा इसमें कोई सुझाव दे सकती है, ध्यान रखिएगा, सुझाव तो दे सकती है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा इस सुझाव को मानेगी या नहीं मानेगी इस पे कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। चाहे तो इस सुझाव को लोकसभा मान भी ले, अन्यथा चाहे तो या इसे मानने से इनकार भी कर सकती है। पहली चीज, सुझाव यदि देना है तो 14 दिन के अंदर देना होगा। यदि ये कुछ भी नहीं करते हैं और 14 दिन का समय बीत जाता है तब भी जो है वो लोकसभा इसे पारित कर सकती है। इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अधिकतम 14 दिन को तक ये रोक के रख सकते हैं, इतना ही पावर इनके पास है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। आपको 212 दिया है, 249 दिया है, 213, 245, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। राज्यसभा की जो वर्तमान संख्या है उसके लिए उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो यदि आप सभी ने जो है आर्टिकल कौन सा पढ़ा हो भैया, यदि अनुच्छेद 80 आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 80, तो उसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है भैया कि अधिकतम जो है वो आपके 238 सदस्य जो है वो चुन के आएंगे, चुने जाएंगे, और 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो 38 और 12 कितने हो जाते हैं भैया, 38 और 12 को आप जोड़ेंगे तो 8 2 10, एक हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये दो, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, प्रश्न के हिसाब से यदि आप जाएंगे तो आपको 245 चुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें डी विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन अनुच्छेद 200 माफ करिएगा, अनुच्छेद 80 प्रावधान करता है कि 238 सदस्य चुने जाएंगे और 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो संख्या है, सदस्य संख्या है, वो आपकी 245 है, आप लोग इसको ध्यान रखें। चित्रा पाठक जी कह रही हैं कि दो लोकसभा में, चित्रा पाठक जी आपने जो है अमेंडमेंट 104 104वां संविधान संशोधन नहीं पढ़ा है शायद। 104वें संविधान संशोधन के तहत दो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में होता था, इसे रद्द कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करता है, मनोनयन अब केवल राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं होगा। इसको आप जो जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सही है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें भैया, तेजी से उत्तर करिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो भारतीय संविधान में केवल एक जगह अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग किया गया है, और इसके लिए जो है भारतीय संविधान में एक रूल बनाया गया है जिसे रूल ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता है, और इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल का जो फैसला होगा उसे मंत्रिपरिषद का ही फैसला माना जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और राष्ट्रीय आपात वाले अनुच्छेद में आपको मंत्रिमंडल शब्द देखने को मिलेगा। अन्य किसी भी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग न करके मंत्रिपरिषद शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया है
इस संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में जो है बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, संसद के अधिवेशन के दौरान आपको दिया हुआ है किन मुकदमों से जो है वो इनको उन्मुक्ति प्रदान है। दीवानी मुकदमे में, फौजदारी मुकदमे में, राष्ट्र विरोधी मुकदमे में, उपरोक्त सभी में। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चले, तो इस प्रश्न में आप सभी के ए विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आ रहे हैं। ध्यान रखिए, संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, यह सिविल प्रक्रिया जो सिविल प्रक्रिया की धारा 135 का है, ध्यान रखेंगे, सिविल प्रक्रिया की धारा 135 को, इसमें इसका उल्लेख है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि जो संसद के सदस्य हैं वो संसद के अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात इनको किसी दीवानी मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। दीवानी मुकदमे में जो है केवल गिरफ्तारी से छूट दी गई। फौजदारी का मामला हो, राष्ट्र विरोधी कोई मामला है तो उसमें जो है इनको छूट नहीं है। लेकिन धारा 135 क के तहत जो है संसद सदस्यों को दीवानी मुकदमे में 40 दिन पूर्व, संसद की बैठक होने से 40 दिन पूर्व और बैठक के 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ए विकल्प आप लोगों का सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें सभी का चुनाव किया था, सभी मामलों में नहीं, केवल दीवानी के मामले में, दीवानी मुकदमे में जो है इनको गिरफ्तारी से मुक्ति दी गई है, ये इनका विशेषाधिकार है। ठीक, आगे बढ़िए। अगला दिया है कि भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। विभागीय समितियों की बात पूछी गई है, 3, 16, 24 और 30, चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। चलिए, कितने सदस्य होते हैं भैया विभागीय समितियों में? सभी का उत्तर जो है वो 24 के लिए आ रहा है, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। विभागीय समितियों में सदस्य कितने होते हैं, तेजी से कमेंट करके बताइएगा। ये सभी मंत्रालयों के विभागों से संबंधित हैं समितियां। चलें, ध्यान रखिएगा, यदि इन 24 समितियों की बात करें तो प्रत्येक समिति में जो है 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 21 सदस्य आपकी लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31। प्रत्येक समिति में, प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा। किन समितियों की बात कर रहा हूं भैया? विभागों से संबंधित समितियों की बात कर रहा हूं, विभागीय समितियों की बात कर रहा हूं, जो विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के लिए गठित की जाती हैं। ठीक है, इसमें 31 सदस्य होते हैं, कुल समितियों की संख्या जो है वो 24 होती है। एक और इसी से संबंधित प्रश्न है, पूछा है कि राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थाई समितियों की संख्या कितनी होती है? आपको 16 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है और 6 दिया है। अब राज्यसभा में आप लोगों को बताना है।
ध्यान रखिएगा। यदि राज्यसभा पूछा जाए कि राज्यसभा में विभागीय समितियां, स्थायी विभागीय समितियां कितनी होती हैं, तो भैया कुल 8 अस्थायी विभागीय समितियां होती हैं आपके राज्यसभा में। आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? संसद की जो लोक लेखा समिति है, आपको दिया हुआ है लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है या उसको उसके नाम को कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो जितने सारे लोग जो है लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो होती है, इसका कार्य क्या होता है भैया? इसका होता है लोक व्यय पर नियंत्रण। लोक व्यय पर नियंत्रण रखना। ठीक है। इसके लिए जो है अध्यक्ष की यदि हम बात करेंगे, अध्यक्ष का मनोनयन जो है आपके लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है वो किया जाता है। 1967, आप करिएगा, 1967-68 के सत्र से जो है इसमें एक प्रावधान किया गया। प्रावधान क्या, यह एक परंपरा विकसित हुई कि जो भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वह विपक्ष का होगा, विपक्ष का नेता। ठीक है। विपक्ष का नेता जो होता है वो आपकी लोक लेखा समिति का सामान्यतः अध्यक्ष होता है, जिसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका प्रावधान कब से किया गया भैया? 1967-68 के सत्र से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला दिया है लोकसभा की प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी की समयावधि क्या होती है? कितने समय तक यह कार्य करती है भैया? 2 वर्ष की समयावधि होती है, 5 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है, या 1 वर्ष की होती है? तेजी से उत्तर करेंगे। प्राक्कलन समिति के लिए उत्तर करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखेंगे। चाहे आपकी लोक लेखा समिति हो गई, या हम बात करेंगे आपकी प्राक्कलन समिति, या आपकी सरकारी उपक्रमों से संबंधित जो समितियां होती हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हम प्राक्कलन समिति की यदि बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति में कुल जो है वो 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य कहाँ से आते हैं भैया, बताइए कमेंट करके। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य, प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य जो है, चलें तो ध्यान रखिएगा, ये 30 के 30 सदस्य जो हैं वो केवल और केवल लोकसभा के होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें किसी भी मंत्री को स्थान नहीं दिया जाता है। मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता, समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सी समिति है जिसमें केवल जो है, माफ करिएगा, जिसमें
किसी भी मंत्री को स्थान नहीं दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति है या आपकी एस्टिमेट कमेटी है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य इसमें लोकसभा से चुन के आते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और लोकसभा के किसी भी मंत्री को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष का इनका जो है वो कार्यकाल होता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ। आपको दिया है 1968, 1971, 1977 और 1979। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। बहुत ही बढ़िया। तेजी से उत्तर करेंगे। ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया। आप सभी का उत्तर, जो आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के बाद से यानी 1977 में पहली बार एक पार्टी थी जिसका नाम था जनसंघ, जनसंघ। ठीक है, इसके साथ कुछ प्रमुख पार्टियां, जो भारत की छोटी छोटी जो कुछ प्रमुख पार्टियां थी या कुछ राजनीतिक दल थे, अन्य राजनैतिक दल मिलके एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसे कहा गया भैया आपकी जनता पार्टी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी जो है पहली बार सरकार बनाती है 1977 में, और इस सरकार की अध्यक्षता करते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी। ध्यान रखेंगे, 1977 से कब तक भैया, 1977 से मात्र यह 3 साल सरकार चली थी, 1980 तक। 77 से 1980 तक जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है वो सरकार चलती है। ठीक है, पुनः जो है 1980 की यदि हम बात करेंगे, तो यह जो जनता पार्टी थी, यह जनता पार्टी टूट जाती है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जनता पार्टी 1980 में ही टूट जाती है, और तब जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी का। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, कौन कौन करता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग भैया? अकेले सुप्रीम कोर्ट करता है, अकेले उच्च न्यायालय करता है, सभी न्यायालयों द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। न्यायिक समीक्षा की यदि बात की जाएगी, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और जो है उच्चतम न्यायालय, दोनों के द्वारा जो है न्यायिक समीक्षा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। यदि हम न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, इससे संबंधित जो है अनुच्छेदों को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो न्यायिक समीक्षा को जन्म देते हैं। अगले प्रश्न में वो हम लोगों को आगे मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को लेके। चलिए, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? चलिए, वह कौन सा मामला था या कौन सा वाद था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास जो न्यायिक समीक्षा या हाई कोर्ट के पास जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, उसमें जो उस पे प्रश्न उठाया गया? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और ए के गोपालन केस। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है।
चलें, तो पहली बार जो है वह 1967 में, चलिए क्लू आपको दे देता हूं, सभी लोगों ने उत्तर किया है 1976 में जो है वो आपके गोलकनाथवाद में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर जो है वो प्रश्न उठाया गया था। प्रश्न आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा, आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न दिया है पीआईएल का मतलब है क्या है, मतलब भैया इसका या फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। चारों में से किसी एक को चुनिए, आसान सा प्रश्न है। चले, पीआईएल कहाँ पे दाखिल किया जा सकता है? यदि आपको पीआईएल दाखिल करना हो तो आप कहाँ पे दाखिल करेंगे? सभी लोग जो है इसमें ये विकल्प की बात कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यदि पीआईएल दाखिल करना हो तो आप कहाँ जाएंगे पीआईएल दाखिल करने के लिए? विवेक यादव जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए, निचली अदालत जो है वो कह रहे हैं विराट जी। ध्यान रखिए, जब भी पीआईएल की बात आएगी तो या सुप्रीम कोर्ट में होगा और नहीं तो हाई कोर्ट में दाखिल होगा, इससे नीचे जो है वो पीआईएल दाखिल नहीं होता है। पीआईएल को दाखिल करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो है वो रुख करना पड़ेगा। उत्तर आपका जो इसमें है ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, पूर्वोदाहरण तथा अभिशमय। चारों में से किसी एक को चुनना है। कुसुम भारती जी गुड इवनिंग। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को होना चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का की शक्ति जो है अ, हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट की है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो भारतीय जो है वो न्यायालयों को मिली। अब इससे पूछा है कि इसका आधार क्या है भैया, तो इसका आधार है विधि का शासन। भारत में जो है वो विधि का शासन लागू होता है। इसके लिए जो जिम्मेदार अनुच्छेद हैं, जिन अनुच्छेदों की व्याख्या के आधार पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को जो है वो सुरक्षित रखा गया है, वह अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 से लेकर 136। ठीक है, यह पूरा विस्तृत मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि इसमें से कई बार दो ही तीन अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, सारे अनुच्छेद हर बार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बार बार बदल के यदि कभी अनुच्छेद पूछ दिया गया तो आप लोग बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होंगे। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 372। ये इतने सारे आर्टिकल हैं जिनको मिला के व्याख्या की जाती है और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को स्थापित किया जाता है। सामान्यतः आपसे परीक्षा में विकल्प में जो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245 पूछा जाता है। इन्हीं तीनों चारों में से घुमा के पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कई बार आपसे जो है वो विकल्प बदल दे और आपको विकल्प में 4-5 अनुच्छेद दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 होगा तो अनुच्छेद 226 भी होगा,
कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। 131 से 136 तक सारे आर्टिकल, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, 227, 245, 246 और 372 को मिला के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिलता है। चलिए, तो आप सभी लोग विधि के शासन का चुनाव करेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, विधि के शासन को लागू करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की कहीं जो है वो सरकार विधि के अलावा जो है वो किसी अन्य तरीके से शासन तो नहीं कर रही है, उस पर नियंत्रण करने के लिए हमारी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके पास यह अधिकार दिया गया इन अनुच्छेदों के माध्यम से। सी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? चलिए तेजी से उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, माफ करिएगा, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था। आपको शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार दिया है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास सरकार दिया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार दिया है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य दिया है। किसी एक को चुनना है। चल, बहुत बढ़िया। तो भैया मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। और अपने इसी फैसले को पलट दिया किस बाद में भैया? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और कह दिया इस संविधान, इस वाद में जो है आपके मूल ढांचे का जो है वो मूल ढांचा सिद्धांत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है, बस शर्त यह है कि संविधान का मूल जो ढांचा है, संविधान की जो मूल भावना है, वह किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में कहा कि भैया संशोधन नहीं कर सकते हैं, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कह दिया कि अब संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को आपको सुरक्षित रखना होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। आप पर ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? भैया अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद आप लोग छोड़ दे रहे हैं अनुच्छेद। किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निर्णय जो है वो किया जाता है? चलिए, दीपा द्विवेदी जी का उत्तर सबसे पहले आया है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है भैया। केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद है तो यह आपके सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 131 में भारतीय संविधान में किया गया है, आर्टिकल 131, ध्यान रखेंगे, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, और इसमें केंद्र व राज्य के मध्य विवादों को सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहां पर है? प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार के अध्याय में है, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में है, कहीं नहीं। चारों में से किसी एक को तेजी से चुन लीजिए और उत्तर करिएगा। बहुत ही बढ़िया। कुसुम जी, मैं सबका आंसर देख रहा होता हूँ, किसी का आंसर ऐसा नहीं है जिसका नहीं देख रहा होता। अब हर बार यदि आप लोगों के नाम सबके नाम लूंगा
तो आप ही लोगों का समय बर्बाद होगा, इसलिए जो है इससे बचता हूँ। चलिए, तो भारतीय संविधान की यदि आपने प्रस्तावना पढ़ा हो तो भारतीय संविधान में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय की बात की गई। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको मिलेगा। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपको दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, कानून मंत्री के? चलें तेजी से, आप लोगों को जवाब देना है कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप कहाँ पर है, कहाँ पर दिया गया है? ठीक है, और अनुच्छेद तो जरूर बताइए, इस अनुच्छेद के तहत जो है वो इनको शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? चलें, तो आप सभी लोग इसमें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, या ध्यान रखिएगा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा शपथ, या राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है वो शपथ दिलाई जाती है। मैंने आपसे पूछा था कि शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो यदि आप सभी ने भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची पढ़ा हो तो इसमें प्रमुख संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के शपथ और उसका प्रतिविज्ञान का जो है वो प्रारूप दिया गया है। यदि हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है वह 124 का सब आर्टिकल 6, यानी अनुच्छेद 124 का सब आर्टिकल 6 यह प्रावधान करता है कि भारत के जो है वो न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, या आपसे कंफ्यूज करने के लिए जो है वो कभी दे दे राष्ट्रपति न दे और दे दे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो भैया यदि राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट कर देता है कि आप जो है शपथ दिला दीजिए, किसी कारण से यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है और वो कहता है कि फला व्यक्ति को किसी को अपॉइंट कर देता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट कर देता है, तो भैया आप ही शपथ दिला दीजिए, तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिला सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारत एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा लक्षण समान है? संविधान में तीसरी अनुसूची, दोहरी न्यायपालिका, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, और इकहरी नागरिकता। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से। चले, आप सभी का उत्तर आ रहा है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो कि संविधान की व्याख्या करता है। देखिए, भारत और अमेरिका के न्यायालय में अंतर समझ लीजिएगा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में आपको एकल न्यायपालिका व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है,
एकल न्यायपालिका कहने का मतलब क्या है कि सर्वे सर्वा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसी के अंदर जो है वो सभी राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। सर्वे सर्वा कौन है, एक है। वहीं यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो दोहरी न्यायपालिका देखने को, दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया भैया, आप सभी को पता है कि अमेरिका जो है एक फेडरेशन है, ठीक है, और इसमें केंद्र की अपनी न्यायपालिका है और राज्यों की अपनी न्यायपालिका है। भारत में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र की जो न्यायपालिका है उसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों की अपनी अपनी, लेकिन यह सब सारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के नीचे कार्य करती हैं। यहाँ पे दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ठीक है। राज्य से संबंधित कोई भी मामला आएगा तो वह जो है कहाँ जाएगा, संबंधित राज्य में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में समान विशेषता क्या है कि यदि अमेरिकी संविधान या भारतीय संविधान को लेके कोई प्रश्न उठेगा तो दोनों ही देशों में जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। मेरी बात समझ गए। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। भारत में एकल न्यायपालिका है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन सभी जो है वो न्यायपालिकाएं कार्य करती हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये सफिशिएंट होगा या और से, अब ये तो आपको डिसाइड करना है ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, आप किताबें पढ़ रही हैं या नहीं। बिना किताब पढ़े जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका भारत के संविधान का एक अंग है। चलिए, बेरूबारी विवाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। अभी कितने प्रश्न हैं, आई थिंक 7-8 प्रश्न और होंगे। 10:30 बजे के आसपास आप लोगों को छोड़ दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, और खास करके जो लोग बाद में देखते हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि सेशन में किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, मैं आपको जो है आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आपको 1% भी यदि आपको लग रहा है कि आपको इस सेशन से कोई फायदा हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। चलें तो आपसे पूछा गया है कि किसमें उद्देशिका को भारत के संविधान का अंग मान लिया गया। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो संविधान का अंग जो है इसको मान लिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, आगे बढ़े। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलो, जिन लोगों ने लाइक और शेयर कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों को। और सभी लोगों से निवेदन है कि 9:15 बजे आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाया करिए। इतना अभ्यास मैं आप लोगों को करा दूंगा कि प्रश्न आपके गलत होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको केवल अपने स्तर से किताबों को पढ़ना है। बिना किताब पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। आप यदि सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा के आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। यदि कोई कह रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है। हर बार परीक्षाएं होती हैं और आप लोगों का एक ही कंप्लेन रहता है कि सर जो है वो मेरा नहीं हुआ। नहीं होगा क्योंकि आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। किताबें पढ़िए, मेरा सुझाव है। तो आप सभी को पता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है वो की गई थी। 1935 के अधिनियम में इसकी जो है वो घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और आपके
मॉरिस गवेयर जो है वो प्रथम न्यायाधीश बनाए जाते हैं संघीय न्यायालय। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉरिस गवेयर महोदय जो है वो न्यायाधीश बनाए जाते हैं। चलिए, पहले जो है वो न्यायाधीश संघीय न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। जो 1935 के अधिनियम के तहत इसकी घोषणा की गई, 1 अक्टूबर 1935 को इसकी स्थापना हुई। मॉरिस गवेयर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। देखिए, मैं सब कुछ जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रश्न पे जब मैं डिस्कस करने लगता हूं तो मैंने ये अनुभव किया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है, आप लोग, यदि मैं सोचूं कि हर प्रश्न को पूरा डिस्कस करूं, उससे संबंधित सारे फैक्ट को आपको बताऊं, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, तो समय ज्यादा लगेगा और तब हम लोग जो है वो बहुत कम प्रश्नों को कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो है क्लास को छोड़ के जाने लगते हैं जब कोई भी जो है वो प्रश्न के अलावा बातचीत होती है। चलिए भैया, तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद सहित बताइएगा आप सभी लोग। कब की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? आप सभी का उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए आया है। प्रश्न है मेरा कि कब की जाती है तदर्थ न्यायाधीश, कब जो है वो नियुक्त किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद भी आप सभी लोगों का सही आ रहा है, बिल्कुल। आप सभी लोग जो है अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 127 के तहत जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन कब होती है भैया? बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, न्यायालय की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए जो है, या जो है वो न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम को पूरा करने के लिए, यदि न्यूनतम कोरम पूरा नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में जो है वो अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? चलें तेजी से, तेजी से उत्तर करिएगा। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है कौन सी याचिका? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें उत्प्रेषण की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है अपने क्षेत्राधिकार से या अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई सुनवाई कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्या किया जाता है? उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है और उस मामले को अपने पास मंगाया जाता है और इनको कहा जाता है कि आपके पास जो है इसको सुनने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे जो रिट दिए हुए हैं या जो पद्धति दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी का उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस रिट या लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण या निषेधादेश। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा।
बहुत ही बढ़िया। आप सभी का उत्तर अधिकार परीक्षा के लिए आ रहा है। अधिकार परीक्षा जो है इसे इंग्लिश में को वारंटो कहते हैं, सभी को पता है को वारंटो। ठीक है, इसके माध्यम से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर यदि बात करेंगे, नियुक्ति को लेकर जो है वो प्रश्न उठाया जाता है कि आपको जो है आपकी इस नियुक्ति का आधार क्या है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, नियुक्ति का आधार पूछा जाता है। यदि पर्याप्त उत्तर नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में इस नियुक्ति को खारिज करने की शक्ति जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार परीक्षा के तहत होती है। यदि अपने अधिकार, जो इनको अधिकार नहीं है, उस पद पे यह बैठे हैं, तो इनको जो है वो पद मुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, कोलेजियम शब्द का संबंध है केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, उपरोक्त में से किसी से। तेजी से उत्तर करेंगे कोलेजियम के लिए। चले, भैया कोलेजियम को कब अपनाया गया था? आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। कब अपनाया गया इस कोलेजियम को? कोलेजियम को अपनाया गया था आपके 1993 में, 1993 में। आपसे यदि वाद पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अधिवक्ता अधिवक्ता बनाम भारत संघ, वाद 1993 के माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो क्या किया गया, आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली को शुरू किया गया। चले, आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है उसे कोई विधेयक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसमें कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है। चारों में से एक को चुनना है। तेजी से उत्तर करिएगा। राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? चलिए, तो आप सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, वो अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसका कहीं जो है वो संविधान में प्रावधान नहीं है कि जो स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करता है उसके लिए यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो। हालांकि राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपने पद को धारण करते हैं, लेकिन अपने कार्यों के लिए या अपने विवेकाधीन शक्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? अनुच्छेद बताइए, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? चलें, 35 वर्ष के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। अनुच्छेद क्या है भैया? 157, आर्टिकल 157 या अनुच्छेद 157 में जो है यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आप सभी लोग जो है इसके लिए बी विकल्प का चुनाव करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग जो है पूर्ण विराम देंगे। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट
आदि सभी परीक्षाओं के लिए बैच जो है वो प्रारंभ जो है वो किए गए हैं। जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7007701847 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग डेमो क्लास ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप लोग डेमो क्लास या इससे संबंधित कोई जानकारी ले सकते हैं। जो लोग एलटी लेक्चरर, एलटी जीआईसी और जो है वो लेक्चरर जीआईसी के लिए मेंस बैच के लिए आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए आंसर ऑर्कल ऑफ आंसर राइटिंग बैच जो है वो शुरू किया गया है मात्र 1499 रुपए में। इसमें आपको जो है वो डेली मॉडल आंसर, लाइव प्रैक्टिस, आपके आंसर के पे जो है वो फीडबैक, आपकी कॉपियों के एनालिसिस और आंसर स्ट्रक्चरिंग जो है आंसर कैसे लिखना है उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है यह आपको इस बैच में सिखाया जाएगा। तो जो लोग भी इस बैच से इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य किसी भी बैच की जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पे कॉल करिए या आप व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही जो लोग राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1, यदि आप कोई ऑथेंटिक बुक ढूंढ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी सहायक बन सके, आपको तथ्यात्मक रूप से, आपको कंसेप्चुअल रूप से मजबूत कर सके, तो वह पुस्तक है आपकी राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1, जिसमें आपको सभी राजनीतिक सिद्धांत एवं प्रत्येक सिद्धांत एवं से संबंधित उसके पक्ष एवं विपक्ष में टॉपिक वाइज आपको कथनों का संग्रह मिलेगा। प्रत्येक सिद्धांत एवं से संबंधित जितनी पुस्तकें हो सकती हैं उन पुस्तकों का जो है परिचय आपको मिलेगा। प्रत्येक सिद्धांत एवं से संबंधित जितने भी राजनीतिक विचारक, केवल आपके सिलेबस के नहीं बल्कि उन राजनीतिक विचारकों का भी संक्षिप्त परिचय, उनकी संक्षिप्त अवधारणाओं को इसमें शामिल किया गया है जो आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं या आपके प्रश्न पत्र में जिनका नाम आप नियमित रूप से पढ़ते हैं लेकिन आपको लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भैया वो किसी न किसी टॉपिक, किसी न किसी वाद, किसी न किसी सिद्धांत से इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, अर्थात उसके आलोचक हैं, उसके समर्थक हैं, इसलिए उनका भी परिचय इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक अध्याय में आपको तुलनात्मक तालिकाएं मिलेंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी, आपकी तथ्यात्मक जानकारी को मजबूत करेंगी। तथ्यात्मक जानकारी आपकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता करेंगे और साथ ही जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो किसी भी आंसर को लिखने के लिए जब तक आपके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं होगी आप आंसर जो है वो सुचारू रूप से या अच्छे ढंग से नहीं लिख सकते। तो ये सारे फीचर आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। यदि इस पुस्तक का डेमो आपको चाहिए, आप डेमो देखना चाहते हैं तो 7007701847 इस नंबर पे आप अपना नाम लिखिए और बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। केवल आपको पुस्तक का डेमो उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिन लोगों ने डेमो ले लिया है वो पुस्तक मंगाना चाहते हैं, आपको कुरियर के माध्यम से पुस्तक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। उसके लिए आपको अपना नाम, अपना अपने घर का पता, अपने एरिया का पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे आपको जो है अपना पता लिखना है और उसे मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आपके मोबाइल फोन पे, आपके व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड जाएगा, उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर पुस्तक आपके घर पे, आपके पते पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम। फिलहाल कल फिर मिलूंगा मैं आप सभी लोगों को, तब तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं और नियमित रूप से आप लोग जो है वो क्लास को ज्वाइन किया करिए। नियमित रूप से 9:15 बजे आप लोग उपस्थित हो जाया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए अवश्य। अभी तक यदि आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को बिना लाइक और शेयर किए आप लोग नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।